जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, कोई बंदा अगर 3 पेपर दे और उसमें से कोई 1 या 2 पेपर उसका रह जाए तो ये जज्बाती डिसीजन नहीं है, ये गलत डिसीजन है कि आप 4 पेपर उठा लें। अनलेस कि आप बहुत ही ज़्यादा लायक हैं और आपको पता है कि इन 3 पेपरों में से मेरा 1 पेपर कोई ऐसा मसला हो गया था घर में जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं सका था, तो नहीं दे सका। तो वरना कोई इसकी तो कोई लॉजिक, कोई सेंस कुछ भी नहीं बनती कि 2-3 पेपर आपने दिए हों, 1 पेपर या 2 पेपर किसी का रह जाए और वो जज्बाती होकर 4 पेपर उठा ले। ये सिर्फ एक जज्बाती डिसीजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चैप्टर 3 निकालें। जी, इन चारों में फ़र्क बताएं। कुछ समझ आ गया फ़र्क? पहले 2 में क्या फ़र्क है? टैक्स लेजिस्लेटर्स, गवर्नमेंट वाले, नेशनल असेंबली, जहाँ बिल पास होता है। आपने सुना होगा बिल पास हो गया। बिल पास मतलब होने का मतलब ये होता है कि टैक्स लॉ अप्रूव हो गया। टैक्स लेजिस्लेटर्स तो टैक्स लगाते हैं, फिर वो टैक्स लगाने के बाद कलेक्ट किससे करवाते हैं? एडमिन अथॉरिटीज से। तो एडमिन अथॉरिटी कौन है? एफपीआर। तो लेजिस्लेटर्स तो लॉ बनाने वाले हैं, फेडरल गवर्नमेंट। और टैक्स पेयर कौन है? शाहिद अफरीदी, मिसाल के तौर पे एस से शाहिद अफरीदी, वो चाहते हैं मैं टैक्स पे करूं। अब अगर वो कहते हैं मुझे टैक्स पे करना नहीं आता, तो फिर वो किसके पास चला जाए? या सीए के पास चला जाए या लॉयर के पास चला जाए। उन्होंने जाके कहे कि भाईजान मुझे टैक्स निकाल के दो। अब आप मुझे ये बताएं कि कभी सुना है डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है? कभी सुना है किसी ज़िंदगी में डॉक्टर प्रैक्टिस करता है? क्या मतलब होता है डॉक्टर प्रैक्टिस करता है? उसने अपनी क्लिनिक खोली होती है। तो ये सीएस को टैक्स प्रैक्टिशनर कहते हैं। अब प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता डॉक्टर 20 साल बाद भी यही कहते हैं डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर प्रैक्टिस ही किया जा रहा है, तो प्रैक्टिस से मुराद है उसका कारोबार है ये। तो सीएस और लॉयर्स का कारोबार है कि लोगों को टैक्स कैलकुलेट करके दें। तो ये 4 लोग हैं। अब इन 4 लोगों को हम देखेंगे कि इन पर एथिक्स का चैप्टर कैसे अप्लाई होता है। ये नोट करने की ज़रूरत नहीं, बस पता होना चाहिए डिफरेंस। आगे नाम इनके आ रहे हैं बार बार। लेजिस्लेटर्स, टैक्स बनाने वाले। एथिक्स। भाई एथिक्स का मतलब है करेक्टर्स एंड कस्टम्स। एरिस्टोटल साहब जो थे, शायद आपको याद हो इनके बारे में कुछ। एरिस्टोटल साहब पहले वो बंदे थे जिन्होंने एथिक्स पढ़े। इससे पहले लोग जैसे शायद झांकी मारते रहे हैं, फुल स्टॉप। उसका यकीन था कि एथिकल बिहेवियर इज नॉलेज। ये एक ऐसा नॉलेज है आपके अंदर कि आपकी जो हरकतें हैं आर डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉमन गुड्स, सोसाइटी के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। टू डिटरमिन व्हाट इज एथिकली गुड, क्या चीज़ गुड है फॉर द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, अरिस्टोटल साहब ने सेड इट इज नेसेसरी टू प्रेस 3 वर्चूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। अकल के जो है अगर इस्तेमाल करें तो 3 खूबियाँ होनी चाहिए हर बंदे में। एक कहते हैं आपके अंदर सब्र होना चाहिए, दूसरा कहते हैं आपके अंदर हौसला होना चाहिए, और तीसरा कहते हैं इंसाफ हो तो पीटीआई जैसा होना चाहिए। तो कहते हैं जस्टिस। ये 3 चीज़ें आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए, तो फिर आप एक एथिकल बंदे समझे जाओगे। तो पेपर में ये 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है, व्हाट आर द 3 वर्चूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। ये 3 वर्चूज क्या हैं प्रैक्टिकल विजडम के? वो हजरात जो ये लेक्चर घर में बैठ के अटेंड कर रहे हैं और लाहौर के रिहायशी हैं और आज नहीं आए और कल फिज़िकली आएंगे, वो ज़रा तैयार होके आइएगा, उनको देखेंगे क्या कर रहे हैं उनके साथ। एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर्स, लेजिस्लेटिव ऑफिस। अच्छा ये ना 2-3 लाइनें, ये इनकी अंग्रेज़ी ज़रा मुश्किल है, कॉन्सेप्ट आसान है, उसके बाद सारी अंग्रेज़ी आसान है। आज ये ज़रा अंग्रेज़ी थोड़ी 2-3 लाइनों में मुश्किल है। लेजिस्लेटिव ऑफिस सुना है आजकल बाप बेटे के पास है, पहले भाइयों के पास होता था, आजकल बाप बेटे के पास है।
लेजिस्लेटिव ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव ऑफिस है इनके पास, यानी लॉ बनाने का ऑफिस है इनके पास। लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट, ये पब्लिक का इन पे एतमाद है, वरना ये आ नहीं सकते थे। इट इज़ अ पब्लिक ट्रस्ट, ये पब्लिक का इन पे एतमाद है जिसकी वजह से ये आए हैं। एंड एवरी एफर्ट फॉर पर्सनल गेन, और अगर इस पब्लिक ऑफिस में आके इन्होंने पर्सनल गेन करने की कोशिश की, यानी अपनी ज़ात का फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की थ्रू दफ्तर की पावर्स यूज़ करते हुए, इज़ अ वायलेशन ऑफ डैट एतमाद, तो फिर आपके एतमाद को ठेस पहुंचेगी, और आपके एतमाद को इतनी ठेस पहुंचेगी कि आप सड़कों में निकल आएंगे। तो इसलिए इन लोगों को चाहिए कि पर्सनल गेन अवॉइड करें। तो लेजिस्लेटिव ऑफिस पर्सनल गेन के लिए नहीं होता। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 2 में ना कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ना पाकिस्तान का मेन लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आपसे क्या चाहता है? कॉन्स्टिट्यूशन शहबाज शरीफ से या हमजा शहबाज से ये चाहता है टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स, कि कोई एथिक्स का कोड बने जिसमें प्रोहिबिट किया जाए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। पब्लिक ड्यूटी इशारे पे खड़े रहो, प्राइवेट इंटरेस्ट क्लास लेट हो रही है, अब इन दोनों में आ गया कॉन्फ्लिक्ट। पब्लिक ड्यूटी माल्टे के छिलके, मूंगफली के छिलके नीचे ना फेंको, प्राइवेट इंटरेस्ट डस्टबिन कौन ढूंढे, फेंक दो। पब्लिक ड्यूटी पेंसिल शार्प ना करो क्लास में, प्राइवेट इंटरेस्ट इधर ही कर दो नीचे, बाद में सफाई तो होनी होगी। तो पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट में हमेशा इख्तलाफ आता है। इस इख्तलाफ को रोकना चाहिए आपको बाय मेकिंग कोड ऑफ एथिक्स। तो ये जरा मुश्किल सा फिक्रा है, आई होप शायद समझ आ गया हो। तो पब्लिक ड्यूटी कि हुकूमत लोगों के रिफाए आमा के काम करे, प्राइवेट इंटरेस्ट कि हुकूमत कहे नहीं, लोगों की रिफाए आमा को छोड़ो, हम अपने अच्छे अच्छे घर बना लेते हैं, MNAs MPs कहें। तो द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट लेजिस्लेटर, लॉ बनाने वाला, टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स जिनमें रोका जाए इख्तलाफ को। किस किस में इख्तलाफ? बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड बिटवीन प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स कौन है? MNAs MPs। देखिए साथ वाला लिख रहे हैं, कोई नहीं आज मूड उसका लिख रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है यार ये। अच्छा, टू इनैक्ट अ कोड, एक ऐसा कोड ऑफ एथिक्स बनाए फॉर ऑल ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज। ऑफिशियल्स वही MNAs MPs ऑफ द स्टेट एंड इट्स पॉलिटिकल सब डिविजन्स। पॉलिटिकल सब डिविजन से मुराद वो जो डिफरेंट पार्टीज हैं सियासी, और स्टेट जिनके पास इस वक्त हुकूमत है, गवर्नमेंट। तो इनैक्ट अ कोड ऑफ एथिक्स, ए कोड ऑफ एथिक्स बने फॉर ऑल ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, ताकि ये पब्लिक ट्रस्ट को ठेस ना पहुंचाएं, ये ट्रस्ट को ठेस ना पहुंचाएं। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ये जी आसान बातें अब शुरू हो गई हैं। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यानी टैक्स लगाने के बुनियादी असूल। जो टैक्स लगाने के बुनियादी असूल हैं वो क्या हैं? ये किसके लिए कैनन्स होंगे, असूल किसके लिए होंगे? बोले बोले बोले, ऊपर देखें ना, ये किसके लिए रूल होंगे? टैक्स लेजिस्लेटर्स के लिए। Canons of taxation are the basic principles to run a good tax system. Adam Smith was the पहले बाबा जी to develop a list of canons of taxation. बाबा जी फ्री बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि कोई लिस्ट ऑफ कैनन्स बनाते हैं, यानी असूल बनाते हैं टैक्स सिस्टम के। लेटर ऑन सम न्यू कैनन्स वर एडेड। फिर जब बाबा जी चले गए तो लोगों ने बाबा जी के जाने के बाद कहा कि बाबा जी शायद कुछ भूल गए थे, तो हमारी तरफ से कुछ और कैनन। तो बाबा जी के शागिर्दों ने हिम्मत की और कुछ और कैनन ऐड हुए। दीज कैनन्स हेल्प्स लेजिस्लेटर्स यानी PMCM इन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ गुड टैक्स सिस्टम। द कैनन्स आर डिस्कस बिलो। पहले हम बाबा जी के कैनन्स पढ़ेंगे, इनको कहते हैं ओरिजिनल एंड मेन कैनन्स।
फिर हम बाबा जी के शागिर्दों के कैनन्स पढ़ेंगे। बाबा जी भी पूरे उस्ताद थे। ओरिजिनल एंड मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन डिस्कस्ड बाय बाबा जी इन हिज फेमस बुक कोमो के पैसे, जो मिल नहीं रहे। तो कोमो के पैसे एक किताब इन्होंने लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने कुछ कैनन्स डिस्कस किए थे। बाबा जी का पहला फरमान, बाबा जी कहते हैं मुझे टेबल 1 और 2 से मोहब्बत है। ये बाबा जी का पहला फरमान था। लोगों को पता नहीं क्या क्या मोहब्बतें होती हैं, कहते हैं मुझे टेबल 1 और 2 से मोहब्बत है। ये बाबा जी ने सबसे पहली चीज इरशाद फरमाई थी। द बाबा जी सेड द पर्सन हु अर्न्स मोर शुड पे मोर, जो ज्यादा कमाए वो ज्यादा टैक्स दें। चैप्टर 4 टेबल 1 और 2 टू द गवर्नमेंट एज कंपेयर टू पर्सन हु अर्न्स लेस। 0 से 4 लाख वाले के लिए आपने देखा था टैक्स रेट 0% है। As a result, the person earning higher income should pay tax at a higher rate as compared to a person who is earning less income. It is one of the fundamental concept to bring social equality and equal distribution of wealth. Equal distribution ऐसे होगी ना, अमीरों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा और गरीबों को बांटा जाएगा। Canon of certainty. कॉलेज में दाखिल हुए, आपको क्लास का भी पता था, आपको क्लास का टाइम भी पता था, आपको क्लासरूम का भी पता था, आपको टीचर का भी पता था। इसका मतलब है चीजें सर्टन है। The tax payer is going to pay should be certain. और हमारा लॉ भी सर्टन है। हमें पता है ज्वेलरी बेचना कैपिटल गेन में जाता है, वी आर वेरी सर्टन। हमें पता है घर किराए पे चढ़ाने का प्रॉपर्टी में जाता है, वी आर वेरी सर्टन। हमें पता है डिविडेंड के ऊपर सेपरेट रेट है 15%, वी आर वेरी सर्टन। तो हमारा लॉ भी बड़ा सर्टन है, कोई अनक्लियर चीज़ें नहीं है। एवरीथिंग शुड बी मेड क्लियर एंड सिंपल फॉर द टैक्स पेयर। इट इंश्योर्स दैट टैक्स पेयर शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट, फुल नॉलेज अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट एंड ड्यू डेट। ड्यू डेट किसी को याद हो क्या थी? 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपने टैक्स जमा कराना होता है। अगर आपका ईयर एंड 30 जून है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स बाय 30 सितंबर। इफ दिस कैनन डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर ये कैनन नहीं होगा, इट विल लीड टू टैक्स एवेजन, फिर लोग टैक्स मारेंगे। Another aspect of certainty is that government is also certain regarding the amount it will collect from tax. एक और फायदा इस कैनन का ये होगा कि हुकूमत का भी पता चल जाएगा मैंने कितना टैक्स कलेक्ट करना है। Canon of convenience. The procedure for taxpayer should be easy. टैक्स पेमेंट का प्रोसीजर इजी होना चाहिए, कन्वीनियंट एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली। द टाइम एंड मैनर शुड बी कन्वीनियंट। टाइम मैंने आपको बता दिया 30 सितंबर। टाइम और तरीका कन्वीनियंट होना चाहिए, so that he is able to pay tax on due time. If the time and manner is not convenient, then it will may lead to a tax evasion. Canon of economy. फैरोकी का पता है? फैरोकी का पता है? पत्तों की में, अब अंग्रेज को आएगा फैरोकी कहेगा, उसने क्या पत्तों की कहना है। तो फैरोकी में एफबीआर ने न्यू बिल्डिंग बनाई और मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह, एसी वगैरह, ये वो, इसे कहते हैं कॉस्ट। और टैक्स कलेक्शन हुई एफबीआई ने नया ऑफिस बनाया और मुलाजमीन की तनख्वाहें, बिजली के बिल सारा डाल डूल के 100 मिलियन का खर्चा हुआ। और जब पैतोकी में लोगों से टैक्स इकट्ठा किया तो सिर्फ 60 मिलियन का टैक्स इकट्ठा हुआ। बताएं एफबीआई को सौदा घाटे में रहा, फायदे में रहा? घाटे में रहा। तो एफबीआर को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो एफबीआर के लिए अनइकोनॉमिकल हो। ये कैनन ऑफ इकोनॉमी कंप्लाई हो रहा है या वायलेट हो रहा है? और इधर देखें, अब कंप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस वन को उड़ा दूं तो वायलेट हो रहा है। तो इसको इस तरह कर देते हैं 160 मिलियन। चलें, ये कैनन ऑफ इकोनॉमी है कि एफबीआर के खर्चे कम होने चाहिए और जो लोगों से टैक्स लें वो ज्यादा होना चाहिए। सो दैट इज इकोनॉमिकल।
ओके, पढ़ें जी। द कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट दैट कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स कितनी थी? ये है कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। टैक्स कलेक्शन तो ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुक्र है कम है। कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, टैक्स पे टैक्स कलेक्ट करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। टैक्स कलेक्शन तो काफी ज्यादा है। द कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेटेड कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी लोअर देन अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। Tax received is 160. This figure is lower. The purpose of collecting tax is to generate revenue for government. If the canon of economy isn't applied, the collected amount will not be sufficient for government. तो जो हुकूमत ने पैसे इकट्ठे किए हैं फिर वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। बाबा जी जब चले गए तो शागिर्द सर जोड़ के बैठ गया था कि जू ए ट्रांसफर। अच्छा, तो बाबा जी के जाने के बाद शागिर्द सर जोड़ के बैठ गए और कहा कि हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने इतना काम नहीं किया था, 4 चीज़ें काफ़ी नहीं है, और भी कुछ होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को याद भी तो करें। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस द बाबा जीज टाइम। बाबा जी के जाने के बाद हुकूमतों ने वो करना शुरू कर दिया जो बाबा जी सोच भी नहीं सकते थे। अकॉर्डिंगली बाबा जी के जो मॉडर्न शागिर्द आए मार्केट में, उन्होंने कुछ अपने वर्जन लॉन्च किए चीज़ों के। उन्होंने कहा जो बाबा जी ने कहा वो भी सही था, बाबा जी की बात का इनकार नहीं किया, लेट आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा जी की बात का इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा हम अपनी तरफ से कुछ कैनन डालेंगे। एक कैनन उन्होंने कौन सा डाला, चले मैं नाम पढ़ देता हूं, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। मेहरबानी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। जी, विच इज मोर प्रोडक्टिव? पहली बात, इट इज मोर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या होता है? कम लॉ बना के ज्यादा पैसा इकट्ठा करना। और नॉन प्रोडक्टिव क्या होता है? बहुत से लॉ बना दें, लोग परेशान हो जाएं, यार इतने लॉ हैं पाकिस्तान में क्या करें, और उससे पैसा कम इकट्ठा हो। तो प्रोडक्टिव चीज पहली है। more productive, पढ़ें। It says that there should be fewer taxes with a larger revenue. Fewer taxes होने चाहिए with a larger revenue rather than more taxes with less revenue. It is better to impose only those taxes that are able to produce larger returns. ऐसे taxes लगाएं जिससे ज्यादा पैसा आए। More taxes tend to create panic and confusion among the taxpayers. तो ये वाला मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, हमने जब सीए शुरू किया तो डिविडेंड का रेट 10% था, फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो डिविडेंड का रेट 12.5 था, और आज के ज़माने में डिविडेंड का रेट 12.5 नहीं 15% है। तो ये जी डिविडेंड का टैक्स रेट की कहानी है। कर लिया नोट? मेहरबानी। ये छोटे छोटे एहसान मेरे ऊपर करते रहा करें, नोट करने का, टाइम पे आने का, टेस्ट देने का। ये एहसान में जाते हुए आपको लुटा दूंगा।
इधर हो जाओ, सर्दी लग रही है तो पिछली रो में चले जाओ। आगे, टैक्सेस इम्पोज शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक 10 से 12.5, 12.5 से 15। इलास्टिक से मुराद आपने ये नहीं लेना कोई इलेक्ट्रॉनिक इलास्टिक आ गई है माशरे में। तो टैक्सेस इम्पोज शुड बी इलास्टिक। Taxes imposed should be elastic, that is, they can be increased or decreased according to the demands of the government. If the tax is elastic in nature, you can see it is elastic in nature, it may go to 16%. If the taxes are elastic in nature, government can easily increase its revenue by increasing the rate of tax. An example of such can be income tax. ये income tax ही है, ये डिविडेंड पे जो टैक्स है इनकम टैक्स ही है। और कौन सा टैक्स है? विच इज कंसिडर्ड वेरी मच आइडियल इन अकॉर्डेंस विद द कैनन ऑफ, हमारा लॉ बड़ा इलास्टिक है, आइडियल है। आगे जी, कैनन ऑफ फ्लेक्से। फ्लेक्से, फ्लेक्से के आगे क्या आती है? बिल्ली, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा यार, पेपर में ना ये इस तरह की बोंगे ना मार के आया करें, कुछ और याद आ नहीं रहा, चलो ये तो लिखाऊं। एग्जाम्पल, फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी इज इलास्टिसिटी। सर 2 लाइनें तो पूरी हो गई थी वैसे मेरी, कुछ ना कुछ तो दे ही देगा इसमें नंबर। अच्छा, and examiner, you please be flexible in my case as well. क्या इसका था, हेडिंग क्या थी इस सेक्शन की? बता दें यार, हाथ दोगी, इस सेक्शन की हेडिंग क्या थी? सिक्योरिटीज, हाथ दो गई। सिक्योरिटीज इसकी हेडिंग थी, और इसमें क्या आता था सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में? शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, पीटीसी वाउचर्स, डेट सिक्योरिटीज और पता नहीं क्या क्या चीजें थी। तो चंद साल पहले ये चीजें नहीं होती थी मार्केट में, पीटीसी वाउचर, डेट सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, पता नहीं अजीब से नाम पड़े थे। चंद सालों तक ये चीजें नहीं होती थी पाकिस्तान में। अब जब ये चीजें आई पाकिस्तान में, तो फिर लॉ मेकर ने सेक्शन 37 के बाद 38 नहीं डाला, क्योंकि 38 तो सेक्शन और था, तो 37 38 के दरमियान में डालना पड़ा सेक्शन 37A। इसका मतलब है हमारा लॉ फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है कि न्यू चीज़ें आए मार्केट में तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारा लॉ। हमारा लॉ इतना रिजिड नहीं है कि न्यू चीज़ों को एब्जॉर्ब भी ना कर सके। जैसे आई बड़ा फ्लेक्सिबल है, चेंजेस आती हैं दुनिया के अंदर, पूरे सिलेबस उठा के बदल देता है, पूरे नए सब्जेक्ट ऐड कर देता है, तो इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। A flexible tax quickly adjusts to the new conditions. If the tax system is not flexible, new areas will remain untaxed. मुझे फिलहाल बताएं, ये जो न्यू एरियाज हैं ये अनटैक्सड हैं या टैक्सड हैं? टैक्सड हैं अंडर सेक्शन 37A. So it is an example of flexibility being noted by your naked hands. Abdurrahman, can you please share me the reason why you're late today? बाइक नहीं मिली थी तो क्रीम स्ट्रीम ट्राई कर लेनी थी, कोई हनी ट्राई कर लेनी थी। पैदल चल पड़ना था। कितने बजे ट्राई करना शुरू किया था? फजर के वक्त ट्राई करना शुरू किया करो, 8:30 बजे। फिर अब दीवानावार सड़कों पे निकल आए, लोगों ने बच्चे क्या हो गए, उनको सीए की क्लास मिस हो रही है, जान निकल जाएगी मेरी जल्दी। कैनन ऑफ सादगी, कमिश्नर को सादा चावल खाने चाहिए, सादा कपड़े पहनने चाहिए। कैनन ऑफ सादगी नहीं, द सिस्टम ऑफ टैक्स शुड बी सादा, द एंटायर प्रोसेस शुड बी नॉन टेक्निकल एंड सादा। If it is difficult and complicated to understand, then it will lead to corruption.
अच्छा, अपनी तरफ से ना बोंगियां नहीं मानी होती. सिस्टम ऑफ टैक्स शुड बी सिंपल. इफ इट इज सिंपल देन इट विल बी इजी. इफ इट इज इजी देन इट विल बी गुड. एंड सर 2-2.5 लाइनें इसमें भी पूरी कर ही आया था मैं. बिकॉज सिंप्लिसिटी इज वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ. एंड चपेड़ मारे बंदा. कैनन ऑफ डाइवर्सिटी. कौन सी सिटी? डाइवर्सिटी. जी, पाकिस्तान में सिर्फ कारोबारी हजरात पे टैक्स लगता है? नहीं, नौकरी करने वालों पे भी लगता है. किराए पे घर चढ़ाएं तब भी लगता है. शेयर बेचने पे भी टैक्स लगता है. तो हमारा लॉ तो डाइवर्सिफाइड है. और अगर लीमा कराएं, ट्राई करें कभी करा के, तो भी टैक्स लगता है सलामी इनकम पे. तो इसको कहते हैं लॉ बड़ा क्या है हमारा? डाइवर्सिफाइड. दिस इज लास्ट कैनन. ये भी शागिर्दों ने निकाला था. कैनन ऑफ डाइवर्सिटी. हाँ जी, ये जो करके पता चलता है. जो सलामी मिलेगी आपको उस पर. वो सलामी लेना आपका बिजनेस है. कैश में आती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर छुपा लो तो वो और बात है. पूरे लॉ में हम एज्यूम करेंगे टैक्स पेयर सच बोलता है. It says that government should collect tax from different sources rather than relying on a single source. Different sources हैं, single source तो नहीं है. If government relies on a single source, it can be harmful for the economy. Therefore, government introduces direct and indirect taxes. Direct tax की क्या मिसाल दी थी आपको? और इनडायरेक्ट टैक्स की सेल्स टैक्स. वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने पिछली 2 क्लासों में से कोई एक क्लास मिस की हुई है. हाथ खड़ा करें. क्या सोचा हुआ यूट्यूब पे पड़ी हुई है, पड़ी रहने तो मैं देख लूंगा वहां से. ओके. खीरी हो गई. एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स छोड़ें, आप आ जाएं एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स पे, पेज 21. जी भाईजान, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन है? एफबीआर वाले, जिन्हें टैक्स कलेक्ट करना है. द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पॉलिसी. ये पॉलिसी नहीं बनाते, ये पॉलिसी नहीं बनाते, ये शहबाज शरीफ नहीं है. एंड टैक्स लेजिस्लेशन, लॉ बनाने इनकी जिम्मेदारी नहीं है, नॉट. बट डील्स विद द करंट टैक्स सिस्टम. लेकिन ये करंट टैक्स सिस्टम को डील करते हैं. फेडरल बोर्ड इज द मेन अथॉरिटी अंडर द लॉ टू मॉनिटर द वेरियस टैक्सेस. फेडरल बोर्ड की पावर्स बताएं. ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन एफबीआर एक्सरसाइजेज द फॉलोइंग पावर्स. फॉलोइंग पावर्स के नाम से पेपर में सवाल आएगा. पावर्स क्या क्या है? पावर टू कलेक्ट, पावर टू चेंज मेथड ऑफ अकाउंटिंग. आपने सुना है कैश से एक्रूवल अकाउंटिंग या एक्रूवल से कैश अकाउंटिंग. कभी कैश अकाउंटिंग ये होती है कि पैसे आएंगे तो सेल बुक होगी. एक्रूवल अकाउंटिंग होती है कि पैसे आए ना आए, चीज़ें बेच दी हैं तो सेल बुक कर लें. बहरहाल इसकी डिटेल आप अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे और हम बिजनेस के चैप्टर में भी पढ़ेंगे. फिलहाल एक पावर है, इस पावर को याद कर लें. पावर टू मेक असेसमेंट ऑफ टैक्स. इसको ना ऑडिट टाइप कुछ नाम दे दें. ऑडिट हो सकता है आपका. पावर टू मेक असेसमेंट ऑफ टैक्स. टैक्स वाले आपको ऑडिट कर सकते हैं कि आपने सच बोला या झूठ बोला. पावर टू अटैच बैंक अकाउंट्स का मतलब बताएं. बोल दें आपके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, आप उनमें से पैसा नहीं निकाल सकेंगे. इतने जम जाएंगे कि आप पैसा निकाल ही नहीं सकेंगे, तो अकाउंट्स आपके फ्रीज हो जाएंगे. पावर टू सीज प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ताले लगा दिए जाएंगे. आपके घर के बाहर ताले लगा दिए जाएंगे. अंदर आप जो मर्जी हो आपके साथ, आपके घरों के बाहर, दुकानों के बाहर ताले लगा दिए जाएंगे. ये पावर्स किसके पास हैं? एफबीआर के पास. अब एफबीआर और उसका स्टाफ जब ये पावर्स एक्सरसाइज करता है, तो ये स्टाफ या एफपीआर जब ये पावर एक्सरसाइज करता है तो इन पावर्स को यूज करता होगा या कभी कभी मिस यूज भी कर लेता होगा. द अथॉरिटीज कैन मिस यूज द अबव पावर्स.
विच कैन रिजल्ट इन फॉलोइंग अगेंस्ट टैक्स पेयर, जिससे टैक्स पेयर परेशान हो जाता है। और टैक्स पेयर के खिलाफ क्या क्या हो सकता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है या उसको जेल में डाला जा सकता है। ये बेचारे के साथ हो सकता है अगर अथॉरिटीज पावर मिस यूज करें। So above powers, if wrongly used, can result in loss of fundamental human right. So there is a need for ethics. इसलिए ethics की जरूरत महसूस होती है, so that tax authorities can use the powers fair and with transparency and morality. तो इसलिए ethics का चैप्टर आया है कि ऊपर वाली पावर्स को ये मिसयूज ना करें। बस अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, ये तो आपको हौसले के लिए कह रहा हूँ ना। यूट्यूब वालों को तो पता है कितनी मिनट की वीडियो है, उनको पहले ही हौसला है, तो वो तो शुरू ही देख के करते हैं। अच्छा कितने मिनट की है, चल शुरू कर देखना। अच्छा तो आपके हौसले के लिए बात कर रहा हूँ, बस हम 10-15 मिनट और पढ़ते हैं फिर क्लोज करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, नहीं अभी नहीं उठ के जाना, बैठो ज़रा। इलस्ट्रेशन 1 मैं क्या छोड़ो यार, चलो यार। जाहिद इज़ रनिंग, ज़बरदस्त है यार, मुकाबला लगाएं इसके साथ। जाहिद इज रनिंग, कहते हैं जाहिद भाग रहा है एक टेक्सटाइल यूनिट के साथ, और इसका टैक्स बनता है 5 मिलियन। टैक्स कितना बनता है? उसके बैंक अकाउंट में पैसे कितने पड़े हैं? 10 मिलियन। बच्चा खासा पैसा पड़ा है, बट मसला क्या है? हाउएवर ही हैज टू फुलफिल इट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर। लेकिन सिम्पसन ने, जॉन ने, लारा ने, बंबूता ने इसको बाहर के मुल्क से को ऑर्डर भेजे हुए हैं कि भाईजान मैंने फला चीजें खरीदनी है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आए में। इन केस ही फेल टू फुलफिल दिस ऑर्डर, और अगर वो अपने ऑर्डर फुलफिल नहीं करता, पूरे नहीं करता, ही वुड लूज हिज कस्टमर्स। तो सिम्पसन, लारा, जॉन का फोन आएगा, भाईजान हम जा रहे हैं किसी और से चीजें खरीदते हैं, हमारी गलती थी पाकिस्तान से चीजें खरीदना, आइंदा हम नेपाल जाएंगे। कंसिडरिंग हिज प्रेजेंट क्रिटिकल फाइनेंशियल पोजीशन, अपने हालात देखते हुए जाहिद चुप नहीं रहा, जाहिद बोल पड़ा। जाहिद का यकीन है कि टैक्स अगर मुझसे रिकवर किया गया फ्रॉम सीजिंग माई बैंक अकाउंट, तो डेट वुड कॉस्ट एन इररिपेरेबल लॉस। ऐसा लॉस होगा मेरी नस्लें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। सो ही फाइल्स अ रिक्वेस्ट टू एफपीआर, इसलिए उसने जाके एफबीआर के पांव पकड़े। खुदा के लिए मुझे टैक्स को किस्तों में देने दो, आई वांट टू पे टैक्स इन किस्तें। एफबीआर के स्टाफ के पास पावर है उसको रिलीफ दे दे और उससे कहे तुम टैक्स किस्तों में दो, या अगर एफबीआर वाले चाहें तो चाचू की जान ले लें, या फिर उसके बैंक अकाउंट सीज कर दें और कहें हम वहां से टैक्स लेने आ रहे हैं। अब एफबीआर वालों के पास दोनों पावर दें। तो जस्टिस एंड इक्विटी डिमांड्स दैट हिज रिक्वेस्ट शुड बी एंटरटेन। अकल ये कहती है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, उसको किस्तें बना दो। टैक्स मार नहीं रहा वो, टैक्स किस्तें बनाने को कह रहा है। सो डैट, किस्तें बनाने का ये मतलब है कि 30 सितंबर को नहीं दूंगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। सो डैट हिज कॉन्टिन्यूएशन एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ बेटर टैक्सेस इन फ्यूचर। और असल तो ये कहानी है कि अगर आप उसे अभी फेवर दोगे तो इंशाल्लाह आइंदा वो फ्यूचर में आपको ज्यादा टैक्स दे देगा, तो इसलिए उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके चलो। इलस्ट्रेशन 2, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलग लॉ है, सेल्स टैक्स अलग लॉ है, फेडरल एक्साइज अलग लॉ है। इनमें कभी कभी टैक्स पेयर्स को ऑडिट होता है, तो ऑडिट के दौरान उसी बंदे का ऑडिट बार बार होना चाहिए या डिफरेंट लोगों का ऑडिट होना चाहिए? दिस पावर कैन बी मिस यूज बाय सिलेक्टिंग सेम केसेस व्हाइल लीविंग मैनी ऑनर्ड। सम केसेस पकड़ लेना और बाकियों को हमेशा छोड़ देना, सम केसेस पकड़ना और बाकियों को हमेशा छोड़ देना, यह मुनासिब नहीं है। जिसको स्टूडेंट ही क्लास में कहते हैं सर मेरे ही पीछे पड़े होते हैं, मैं कुछ हल्का सा कभी कर दूं, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। For the benefit of taxpayer and keep check on misuse of power by tax authorities, following are the pillars. कहते हैं अगर ये पिलर्स खड़े कर दो, ये 4 पिलर खड़े कर दो, तो फिर कहते हैं ये इमारत इंशाल्लाह गिरेगी नहीं। फेयरनेस, एफबीआर के दफ्तर के बाहर जाएं तो सिक्योरिटी गार्ड फेयर एंड लवली लेके बैठा होता है। For the benefit of taxpayer and keep a check on the misuse of power by tax authorities, the following are the pillars of the tax administration. Tax authorities should try to be fair. टैक्स अथॉरिटीज को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को फेयर रखें, धूप में ज्यादा ना निकलें, और न्यूट्रल रहें, एंड इम्पार्शियल वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ। इम्पार्शियल रहें। इम्पार्शियल ये होता है कि आपने किसी की साइड नहीं लेनी, इसको कहते हैं साइड ना लेना। ये नहीं कि सोते हुए साइड नहीं लेनी, ये नहीं मैं कह रहा, साइड ना लेना, अनड्यू फेवर नहीं करनी, ये कहते हैं आप।
साइड नहीं लेनी आपने किसी की. देयर शुड बी नो साइड, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस और सेक्ट. रेस या सेक्ट की बेस पे, यानी कमिश्नर हो गुजर और टैक्स पेयर भी हो गुजर, अब दोनों गुजर गले मिल रहे हों और बाकी लोग बेचारे लाइन में लगे हों. अब वो कहें यार सही है, पराचे हैं दो, सही गुजर हैं दो, सही राजपूत हैं दो. तो इसलिए रेस और सेक्ट की बुनियाद के ऊपर अलग अलग नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी. कमिश्नर का चेहरा ऐसा होना चाहिए कि दांत नजर आए. ट्रांसपेरेंसी. ऑल प्रोसीडिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड मस्ट बी सीन एज ट्रांसपेरेंट. मस्ट बी सीन एज ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है? मतलब ये कि मिसाल के तौर पे आप 6 घंटे से कमिश्नर के पांव पकड़ के बैठे हैं, खुदा के लिए मुझे पैसे रिफंड कर दो. कमिश्नर कह रहे हैं मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा आपकी बात से. और एक बंदा आया और कमिश्नर के कान में कहा मुझे रिफंड कर दो. कमिश्नर ने अगले सेकंड में उसको 5 लाख पकड़ा दिया और वो चला गया. अब दिखने में ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन असल में ये ट्रांसपेरेंट हो सकता है. बिकॉज उस बंदे का पिछले 2 साल से केस अड़ाओ और कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुना दिया हो और कमिश्नर ने अपने पैसे उसके पास रखे, उसके पैसे अपने पास रखे हुए हैं कि जैसे ही वो बंदा आएगा उसे पैसे दे दूंगा. तो कमिश्नर ने उसको आते ही पैसे दे दिए. अब कमिश्नर को चाहिए कि आपको वजह बताए, वरना आप उधर बैठे बैठे ना माइंड में यार ये सही बंदे नहीं होते, ये लोग होते ही ऐसे हैं, वरना आप अपने माइंड में बैठे बैठे ना उधर गलत चीज़ें सोचने लग जाते हो, जिसे उर्दू में बदगुमानी कहते हैं. तो कहते हैं मस्ट बी सीन एज ट्रांसपेरेंट. ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कमिश्नर ने ट्रांसपेरेंट काम किया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम किया है, लेकिन मस्ट बी सीन एज ट्रांसपेरेंट का मतलब है अगले को बताए भी कि ये ट्रांसपेरेंट है, वरना अगला गलत समझ लेगा बात को. अकाउंटेबिलिटी. कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए आपको क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे, घर से कब निकल रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस वक्त पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए. तो इसको अकाउंटेबिलिटी नहीं कहते. अकाउंटेबिलिटी ये होती है दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ, खींच के रखना चाहिए आपको, for wrongdoers which should stop corruption, nepotism and maladministration. nepotism क्या होती है? हम सही है, fill in the blanks. अकरबा परवरी. ये दफा बात समझाते मुश्किल तो नहीं हो जाती? नेपोटिज्म समझने निकले थे, अकरबा परवरी समझने लगे ये क्या होती है. तो अनड्यू फेवर, रिश्तेदारों को अनड्यू फेवर देना, अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए. मैल एडमिनिस्ट्रेशन, गलत एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए. इक्विटी. सिमिलरली सिचुएटेड टैक्स पेयर्स शुड बी टैक्स इन सेम वे. यानी 2-3 इकट्ठी दुकानें हैं कपड़े की, तो उन पे सेम वे से टैक्स लो या किसी से टैक्स ले लो, किसी को रिलैक्स कर दो, सेम वे से टैक्स लो. Due care should be exercised to ensure that salaried is not taxed more than business. असल में सैलरी वाले अपने पाँव पे खड़े नहीं होते ना, कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, तो सैलरी पे कहते हैं टैक्स कम होना चाहिए, बिजनेस पे ज़्यादा होना चाहिए. और हमारे टेबल 2 में सैलरी पे आपको पता टैक्स कम है और टेबल 1 में टैक्स ज़्यादा है. एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स इन एन इरेशनल वे. इरेशनल वे क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जो महीने का एंड चल रहा होता है तो पुलिस वाले अक्सर जो है वो मोटरसाइकिलों को पकड़ के खड़े होते हैं, अगर वजह बननी नहीं होती, धड़ा चलान कर रहे होते हैं. ये रैशनल वे से अपने इरेशनल वे से ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं करने चाहिए हुकूमत को. आजकल एफबीआर को 8 मसले आ रहे हैं. एफबीआर में करप्शन है, एफबीआर वाले डेटे की सीक्रेसी का ध्यान नहीं रख पा रहे, एफबीआर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वही होता है वो जो ऊपर आपको बता दिया. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट में इख्तलाफ. पब्लिक ड्यूटी क्या है कि कमिश्नर जो है वो मिसाल के तौर पे कमिश्नर को पता है अभी जून जुलाई आ रहा है, तो कमिश्नर सोचे यार मेरे घर में ना एसी होना चाहिए ज़बरदस्त, कम से कम 2 टन वाला होना चाहिए. मैं खुद जो है वो तकरीबन आधे मन का मैं हूँ, तो 2 टन का एसी होना चाहिए मेरे लिए. तो बीवी डाल लो तो 1 मन के पूरे हो जाते हैं हम, 1 मन के हम हैं, 2 टन का एसी हो और ज़बरदस्त चिल हो जाएगा. और 50-50 के 20-20 किलो के बच्चे हैं हमारे, तो कुछ कमाल सा एसी होना चाहिए. अब एक बंदे ने आके कहा यार मेरे से रिश्वत ले लो
तो मैं जो है वो टैक्स तुम्हें जो है वो कम देता हूँ। तो फ़ौरन कमिश्नर ने कहा यार ये तो अल्लाह ने मेरी सुन ली है, ये लगता है यहीं से अल्लाह ने सबब बनाना था मेरी एसी का। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। पब्लिक ड्यूटी है कि आप पैसे ना लो, रिश्वत ना लो, और प्राइवेट इंटरेस्ट है कि एसी लगवाना है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इनकंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? सर वो तो लेट आया है, आपने उसे कुछ कहा नहीं, मैं लेट आया हूं, मुझे खड़ा कर दिया। इसी कहते हैं इनकंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ पावर। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कभी कभी एफबीआर वाले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप एफबीआर में जाएं, शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी हो, तो ये तो फिर बिल्कुल ही गलत बात है। कायदे आज़म की लगी होनी चाहिए, कायदे आज़म की लगी होनी चाहिए, शहबाज शरीफ की ना लगाएं आप। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, ये असल में मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ आपको फील हो, आपके अंदर कॉन्सेप्ट जा रहा है। देखें ज़रा, ये आपके अंदर कॉन्सेप्ट जा रहा है, ये आपके दिमाग में जा रहा है, दही नहीं बन रही उसकी, जा रहे हैं अंदर ऐसे। रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। डिस्क्रिशन क्या होता है? डिस्क्रिशन वही सवाबदीद, जो आपकी सवाबदीद है उससे आप मिस यूज़ ना करें। मिस यूज़ ऑफ पावर, मिस का नाम क्या है? मिस यूज़, मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। ऑटोनॉमी, लैक ऑफ पावर। असल में एफबीआर के दफ्तर में चले जाएं तो जो लोग पावर हैं उसको सही तरह यूज़ नहीं करें, लैक ऑफ पावर। कई दफ़ा घर में पता नहीं चल रहा होता, अब्बू की चल रही है या अम्मी की चल रही है, तो ऐसे घर को कहते हैं लैक ऑफ ऑटोनॉमी। कुछ लोगों में विटामिन की कमी होती है, कुछ घरों में पावर की कमी होती है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। अम्मी कह रही होती है अब्बू से पूछो, अब्बू कह रहे होते हैं अम्मी से पूछो, आपस में दोनों। अच्छा छोड़ें, ऐसे ना सोचा करें वालिदैन के बारे में, बात करने का मकसद ये था। टू अवॉइड, और वालिदैन से क्यों भी मत पूछा करें, टू अवॉइड पिटफॉल्स ऑफ एब्यूसिव यूज ऑफ डिस्क्रिशन, टू अवॉइड पिटफॉल्स ऑफ एब्यूसिव यूज ऑफ डिस्क्रिशन। पिटफॉल्स क्या होते हैं? हाँ, टू अवॉइड नुकसानात ऑफ गलत यूज ऑफ सवाबदीद, टू अवॉइड नुकसानात ऑफ गलत यूज ऑफ पावर। सवाबदीद की बजाय पावर अगर मैं लिखूं शायद समझ आ जाए। टू अवॉइड द नुकसानात ऑफ गलत यूज ऑफ पावर। 7 प्रिंसिपल्स बन चुके हैं, कॉलेज में एक होता है, इधर 7 हैं। 7 प्रिंसिपल बन चुके हैं फॉर स्ट्रक्चरिंग डिस्क्रिशन, यानी डिस्क्रिशन को स्ट्रक्चर कर दिया जाए तो बेहतर होगी, अगर अनस्ट्रक्चर छोड़ दिया जाए फिर मसला होगा। ओपन प्लान्स होने चाहिए, ओपन पॉलिसीज होनी चाहिए, ओपन रूल्स होने चाहिए सबके लिए, ओपन फाइंडिंग्स होनी चाहिए। फाइंडिंग्स होती हैं ऑडिट का रिजल्ट, यानी ऑडिट में जो भी कुछ सामने आया था उसका रिजल्ट क्या आया है। ओपन रीजंस होनी चाहिए, जो भी काम करें एफपीआर वाले उसकी रीज़न बताएं, भाई हमसे क्यों टैक्स लेने आ रहे हो, भाईजान तुम लोगों ने टैक्स नहीं जमा कराया, हम ही से क्यों टैक्स लेने आते हो, नहीं नहीं भाई दूसरों से भी टैक्स लेने जाते हैं, इसे कहते हैं ओपन रीजंस। ओपन प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? पास्ट डिसीजंस, पास्ट डिसीजंस ओपन होने चाहिए, पास्ट डिसीजंस ओपन होने चाहिए। भाई लेट आया, अम्मी ने जूता पकड़ा और किचन में ले गई, और अब आप किचन में आने लगे, अम्मी ने कहा नहीं छोटे बच्चों में इधर आना मना है। अब 1-2 दिन बाद अम्मी आपको बता दें कि 5 छितर मारे थे मैंने, ताकि पास्ट डिसीजंस अगर पता चल जाए तो आप आइंदा के लिए खुद एहतियात करेंगे, आप कहेंगे 5 फिर मुझे भी पढ़ सकते हैं। तो पास्ट डिसीजंस इसको कहते हैं ओपन प्रेसिडेंट्स। पास्ट डिसीजंस ओपन होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा टैक्स मारता है तो उसे जेल में डालते हैं, क्या करते हैं, लोगों को पता होना चाहिए ताकि लोग भी डरें। और फॉर्मल चीज़ें चीज़ों को ना परेशान कर देती हैं, फॉर्मेलिटीज़ चीज़ों को ख़राब करती हैं, तो इनफॉर्मल चीज़ें ज़रा ज़्यादा बेहतर हैं। माना कि फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए लेकिन इनफॉर्मल होनी चीज़ें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें जी ख़त्म करें यार। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दें टैक्स अथॉरिटीज़ की क्या है, एफबीआर की जिम्मेदारियाँ, सारी वही चीज़ें हैं सादा सादा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दें टैक्स अथॉरिटीज़ की क्या है। अच्छा ये 2 सवाल आते हैं पेपर में, ये देखें।
एक सवाल आता है पेपर में, एथिकल इश्यूज विच आर फेस्ड बाय एफबीआर, और दूसरा सवाल आता है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग डिस्क्रिशन। इनमें से सवाल आते हैं 2-2, 3-3 नंबर का। पढ़े नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। ट्राई, एफबीआर वालों को क्या करना चाहिए? ट्राई टू बी फेयर, ट्राई टू बी एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, इग्नोरिंग द रेस और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। रेस को इग्नोर करें यानी अपने फिरके को इग्नोर करें। प्रोवाइड एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विस टू ऑल स्टेक होल्डर्स टैक्स पेयर्स है, इन एन एफर्ट टू एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन, और इतना अच्छा सर्विस दें कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल जाए। यानी आप रिफंड लेने जा रहे हो टैक्स का, वो एफबीआर के दरवाजे से बाहर इशारे भी आपको पैसे पकड़ा दें, आप अभी अंदर भी ना गए हो, तो दे शुड एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आप मंडे को रिजल्ट इंतजार कर रहे हो, आके संडे को ही आके यार अभी ले ले, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल गए हमसे। लेवल चेक कर तुम्हारा। सो रहे थे जाग रहे थे जब रिजल्ट आया था? सो रहे थे जाग रहे थे, बैठे हुए थे खड़े हुए थे? खड़े हुए थे। अच्छा, रिजल्ट खोलते हुए डर लग रहा था या? अच्छा, पॉइंट नंबर 3, कितने लोगों ने पहले दिन घर वालों को रिजल्ट ही नहीं बताया? अच्छा, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। फॉलो द लॉ कंप्लीटली, फॉलो द लॉ पार्शली, एंड नो एग्जेम्पशंस और क्रेडिट शुड बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर इट। और गलत टैक्स क्रेडिट नहीं देने चाहिए किसी को। टेक ऑल मनीज टू कलेक्ट टैक्स ऑन टाइमली बेसिस। टैक्स किस पे कलेक्ट होना चाहिए? टाइमली बेस पे, इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? हुकूमत अपने आप को पांव पे खड़ा कर सकेगी, एंड एट लोएस्ट कॉस्ट। और एफबीआर के दफ्तर के खर्चे कम होने चाहिए। एफबीआर के मुलाजमीन की तनख्वाहें, ये नहीं कि पीएन की तनख्वाही 50,000 रखी हो, तो एफबीआर की तनख्वाहें कम होनी चाहिए मुलाजमीन की। मेक द पेमेंट ऑफ रिफंड्स ऑन टाइमली बेसिस। अगर हम टैक्स टाइम पे जमा करा रहे हैं तो वो भी हमें रिफंड टाइम पे करें। शो द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर्स। अवॉइड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। आप एफबीआर में गए, 3-4 कमिश्नर बैठे हुए थे और नारे लगा रहे, पीएमएलएन जिंदाबाद, पीएमएलएन जिंदाबाद। ये क्या हो रहा है इधर? रशीद, मैं किधर आ गया हूं? पॉइंट 8, एजुकेट द टैक्स पेयर्स। एजुकेट द टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स प्यार से टैक्स पेयर को चीजें समझाएं भी, उसे ये ना डराएं कि लाल पे खड़े हो जाया कर, उसे ये बताएं सबस पे चला भी कर, टैक्स पेयर खुश होगा ऐसी बातें समझें। तो पॉजिटिव तरीके से उसे बातें समझाएं। एजुकेट द टैक्स पेयर। उसे ये ना बताएं यार तो कैपिटल गेन पे, प्रॉपर्टी पे, बिजनेस पे टैक्स दे, उसे कहे चैरिटी दे, तुझे टैक्स भी माफ करेंगे, ज़कात दें, तेरी टोटल इनकम कम कर देंगे। एजुकेट करें उसे अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, सो दैट टैक्स पेयर खुशी से कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। तो ये इस तरह समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा खुश हो जाए, कि ऐलान कर दिया जाए पूरे मुल्क में, भाई सबज इशारा जहां जहां नजर आएगा आप जो है वो निकल जाया करें, बस कोई थोड़ी देर के लिए लाल हो तो रुक जाया करें, सारे लोग खुश हो जाएंगे, यार ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, कैसा आसान सा काम है, बस सबज पे लाल पे हमने रुकना करना थोड़ी देर के लिए। पॉइंट 9, कीप द, खुशी देखो भाई के चेहरे पे, 2 पॉइंट रह गए फिर क्लास खत्म हो रही है यार, दांत भाई निकल आए। कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एफबीआर को जो हम डाटा दें वो एफबीआर को क्या रखना चाहिए? कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो कपड़े का कारोबार शुरू किया है या हमने ड्राई फ्रूट का कारोबार शुरू किया है, तो वो एफबीआर को डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए और किसी को प्रोवाइडेड एंड विद हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, और हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी पासवर्ड एफबीआर वाले अपने सिस्टम में लगा लेंगे, बाद में पासवर्ड ही भुलाओ, या जैसे आप घर के अंदर कोई चीज़ अम्मी कहती हैं संभाल के रखो, अम्मी रखी तो बहुत ज़्यादा संभाल के थी, लेकिन ये नहीं याद आ रहा रखी कहाँ थी, लेकिन संभाली थी आपके कहने के मुताबिक। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन इतना भी हाई ना हो कि बाद में खुद ही परेशान हुए हो। रिफ्रेन, बचना चाहिए, करना चाहिए, बचना चाहिए फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स। तो एफबीआर में आके कोई आपको कमिश्नर को इश्यू दे, कमिश्नर के नो आई रिफ्रेन, साइड पे रख दो गाड़ी में, आई रिफ्रेन। तो रिफ्रेन दो किस्म की चीज़ों से होना चाहिए। किताबें बंद करने का जब ऑर्डर आएगा तब बंद होंगी। फ्रॉम एक्शंस के भी गिफ्ट मिलते हैं,
और आपको पता है लोगों को कहा जाता है तुम चुप रहो, बोलना नहीं तुमने, इसका भी गिफ्ट होगा। तो एक्शंस के भी गिफ्ट मिलते हैं और नॉन एक्शंस के भी गिफ्ट मिलते हैं। चलें जी पास्ट पेपर निकाल लें। अच्छा ये कौन कौन से हैं, इसमें ज़रा ज़्यादा चीज़ें आ गई ना तो उसको देख लें। उधर तो कैनन थे ना, बस इधर काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। एक क्या है, पावर्स, और दूसरा क्या है, पावर मिसयूज हो तो नुकसान क्या होगा। तीसरा क्या है, पिलर्स। चौथा क्या है, इश्यूज, एथिकल इश्यूज। पांचवा, 7 प्रिंसिपल्स। और छठी चीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है आज हम इस चैप्टर के सारे पास पेपर करेंगे सिवाय क्वेश्चन 8 के। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। कौन सा पेज है भाईजान, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी है ना, पेज नंबर। इसी आज बड़ी फॉर्म में है यार, इसको चलिए हम क्लास ही खत्म कर देते हैं। कौन सा पेज है, 23, ये पूछा। ब्रीफली डिस्क्राइब 3 मेन कैनन्स। बाबा जी के शतुंगड़ों के, सॉरी बाबा जी के शागिर्दों के 3 मेन। पता चले कोई मेन का लफ्ज़ ना पड़े, नीचे वाला लिख के आया हो। यार मैं तो सही करता हूँ, पता नहीं आई कैप को क्या हो जाता है। ओ भाईजान मेन पूछे सी, ओ लिस्ट 6 एथिकल इश्यूज, 3 नंबर। हाँ जी कौन सा पेज है, 22। लिस्ट 6 एथिकल इश्यूज। और ये ना कहेगा मैं 8 याद करके गया था, तूने 6 क्यों पूछे हैं, मैं नहीं जवाब दे रहा। लिस्ट 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। जब 7 पूछे तो 7 लिख के आनी चाहिए या 8 9 लिख के आनी चाहिए, 8 9 लिख के आनी चाहिए, ताकि अगर कोई गलत हो तो वो दूसरे के आपको मार्क्स दे दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कैप में। जी 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आप लोग कह रहे हो इतना भी अच्छा ना आई कैप को बनाएं जितना आप बना रहे हैं, हमें पता है। नहीं नहीं यार बहुत अच्छा है। आई कैप से एक दफ़ा एग्जामिनर आया था, कहता था हमारी पूरी कोशिश होती है जहाँ से मार्क्स मिले ना दे दें, हत्ता कि हम दोबारा देखते हैं कोई गुंजाइश निकल आए, लेकिन गुंजाइश ही नहीं छोड़ी होती उसने कोई। कि क्वेश्चन नंबर 4 लिस्ट द 7, नहीं 1 नंबर वाले में वो कई दफ़ा पेपर को देखते हैं लेकिन वो कहते हैं कोई गुंजाइश ही नहीं निकल रही होती, तो कहाँ से दे नंबर। लिस्ट एनी 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये दोबारा 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिस्क्राइब द पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन which are meant to safeguard the interest of taxpayers and avoid abusive use of power by tax administrator। जी किधर है, पेज 22, पिलर्स। List the 6 ethical issues which administrators may face। 6 ethical issues। List the 7 responsibilities of tax administrators। List the 6 ethical issues। 6 ethical issues। List the 6 ethical issues। तो ये इतनी मजाक में है, ये ना कहिएगा इसकी बूटी बना के ले जाएंगे। ओके जिनको समझ नहीं आई उसको समझाया ना, वो बूटा है, छोड़ें इसको। पॉइंट ए पढ़ें, 4 पावर्स ऑफ एफबीआर विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ टैक्स। 4 पावर्स ऑफ एफबीआर। 4 पावर्स। अब ये ना कहेगा पेपर में मैंने तो फॉलोइंग पावर्स याद किया था, उसने 4 पावर्स दे दी, ये कौन सी है। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज मे बी फेस बाय टैक्स पेयर इफ सच पावर्स आर मिसयूज्ड। हाँ ये बताएं टैक्स पेयर के साथ क्या हो जाएगा अगर ये पावर्स मिसयूज हों। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इम्प्रिजनमेंट। ब्रीफली एक्सप्लेन इन 2 पिलर्स। कितने पिलर हैं,
चार में से कितने एक्सप्लेन करने हैं? 2 तो ये ना कहेगा बाकी 2 नहीं होंगे तो घर गिर जाएगा। पूछी 2 राय, जाएं साथ वाले को लेके। ओके भैया, अल्लाह हाफिज़। कल शायद नहीं, टेस्ट तो कोई नहीं होगा, टेस्ट अगले हफ्ते होंगे। अब ये है कि कल मेरी कोशिश है शायद ये चैप्टर के साथ हल्का फुल्का सैलरी का चैप्टर नाम शुरू कर दें, तो ठीक है, ओवर।